32 की जो एवरेज है इसमें आप पानी डालते हैं? नहीं जी, पानी तो नहीं, ओरिजिनल ही होता है। अच्छा ठीक। हाँ जी, अच्छा ठीक है, खालिस दूध है जी हमारा। अच्छा बाकी इसकी जो रीजंस कह लें कि एक एक करके डॉक्टर साहब हम रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वजह है कि इतना दूध क्यों आ रहा है। एक चीज मैं बता दूं कि ये 32.5 जो है ना ये एवरेज है। इसमें 50 लीटर दूध करने वाले जानवर भी हैं, इसमें 45 वाले भी हैं, 35 वाले भी है। आज से साल पहले करीबन 2-3 गायें गई थी। जी जी। एक गाय गई जनाब सियालकोट में, एक गई पिंडी पटिया में और एक गई थी साउथ पंजाब में। अब वो बंदे बार बार मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि ऐसी गाय और दे दो। डॉक्टर साहब सारों ने 40+ दूध दिया वहां जाके, और मैंने सबको कहा, मैंने कहा जी 50 लीटर वाली दी थी और आपने 40 दिया, मैं तो नहीं आपसे राजी। ठीक है जी, वो जानवर इतने माशाल्लाह प्यारे थे, इतने खूबसूरत जानवर थे। तो डॉक्टर साहब आगे और क्या वजह है? पहले तो होगी हमारी ब्रीड। दूसरा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज डॉक्टर आबिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन से इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। वलैती गायों का ये फार्म है और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन टोटल 41 जानवर आज की डेट तक हमने परचेज किए हैं, जिसमें तकरीबन 25 जानवर जो हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट हुए और 16 जानवर जो हैं मैंने यहाँ से इनको जेके डेयरी फार्म से सिलेक्शन करके दी थी। तकरीबन 1.5 साल हो चुका फार्म पे किसी किस्म की मजीद प्रोक्योरमेंट है, बल्कि 2 साल ही हो गए। हाँ जी, तो जानवर मजीद नहीं लेकर आए। अब माशाल्लाह यही जानवर जो है फलते फूलते जा रहे हैं। तीसरा चौथा लैक्टेशन भी जानवरों का स्टार्ट हो गया है। आज की डेट पे डॉक्टर साहब की जो फार्म की एवरेज है वो तकरीबन 32 लीटर के आसपास है। डॉक्टर साहब की जो मिल्किंग में जानवर 42 है। हाँ जी, 42 जानवर मिल्किंग में है और तकरीबन 13.5 से 1400 लीटर जो है रोजाना का दूध आ रहा है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ डॉक्टर साहब को हमने टारगेट दिया है कि ये जो दूध की पैदावार है इसको हमने एवरेज को 35+ पे लेके जाना है। उसको डॉक्टर साहब को इंशाअल्लाह हमने इंसेंटिवाइज भी करना है। डॉक्टर साहब को इंसेंटिव जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक डॉक्टर साहब के अंदर ना करंट नहीं पैदा होगा। याद रखिएगा, करंट लगाना जो है ना ये ऑनर्स का काम होता है। वो ऑनर जो अपने डॉक्टर को करंट नहीं देते ना, वो फिर डॉक्टर साहब करंट लेते नहीं है, देना पड़ता है। इंसेंटिवाइज करें अपने तमाम डॉक्टर्स को कि भाई ये प्रोडक्शन टारगेट है, ये ब्रीडिंग टारगेट है, इन्हें गबना कर दो, इतना दूध की पैदावार ले दो, इतनी काफ मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर दो, आपको ये इंसेंटिव मिलेंगे। तो आप देखिएगा कि आपके वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है वो मेरा ख्याल है 2 फोल्ड सब दुगड़ी हो जाती है। क्या ख्याल है? आराम से। इंसान की फितरत है कि इंसान तोहफे तोहाइफ या इंसेंटिव की तरफ जाता है। तो आज तकरीबन 32.5 लीटर की एवरेज है। तो हम बात ये करेंगे कि ये 32 लीटर की एवरेज कैसे आ रही है। ठीक है, अक्सर लोग जो है वलैती गायें रख लेते हैं। मैं कई सेटअप्स जानता हूं जहां पे एवरेज आज भी 22 की है, 20 की है, कुछ 24 पे हैं, कुछ 25 पे हैं, कुछ 28 पे हैं। 30 से ऊपर वाले सेटअप जो हैं आपको थोड़े मिलेंगे, ठीक है, चंद मिलेंगे। तो यहाँ पर इंशाल्लाह 32.5 पे खड़े हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम 35 पे टच कर जाएंगे दिसंबर के एंड तक। तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आप कि 32.5 की जो एवरेज है इसमें आप पानी डालते हैं? नहीं जी, पानी तो नहीं, ओरिजिनल ही होता है। अच्छा जी। हाँ जी, अच्छा ठीक है, खालिस दूध है जी हमारा। अच्छा बाकी इसकी जो रीजंस कह लें कि एक एक करके डॉक्टर साहब हम रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वजह है कि इतना दूध क्यों आ रहा है। एक चीज मैं बता दूं कि ये 32.5 जो है ना ये एवरेज है। इसमें 50 लीटर दूध करने वाले जानवर भी हैं, इसमें 45 वाले भी हैं, 35 वाले भी हैं, इसमें 20 लीटर का दूध करने वाले जानवर भी हैं और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अभी ड्राई होने हैं। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? सारे इसमें कितने प्रेग्नेंट होंगे डॉक्टर साहब ये जो 42 हैं इसमें अंदाजा? ऑलमोस्ट इसमें मेजॉरिटी जो है ना वो तो फ्रेश है। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 19-20 जो है वो 50%। हाँ, 50 जो आप आगे उनको ट्राई कर देंगे ऐसे ही। अच्छा ले जी, आपके सामने सिनेरियो दे दिया। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60% के करीब जो है ये जो हम आपको बता रहे हैं ये फ्रेश है। ये सुन लीजिएगा, ये होता ही है कि लोग ना पूरी बात नहीं सुनते। बात है ना सारे अपने अपने डॉक्टर के दवाले हो जाते हैं कि भाईजान तुसी क्यों एवरेज नहीं ले रहे। डॉक्टर साहब के पास 42 में से तकरीबन 20+ एनिमल ऐसे हैं जो फ्रेश हैं, जिनको बच्चा दिया अभी 100 से नीचे दिन है और वो चौथे गेयर पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए एक एक करके वजह, हम इस पे गौर व फिक्र करते हैं
ताकि अगर कहीं पे आप लोग गलती कर रहे हैं तो आप उसको दुरुस्त कर सकें। क्या वजह है डॉक्टर साहब ये प्रोडक्शन की? सर जी मेन जो रीज़न है वो तो है एनिमल सिलेक्शन। ठीक है। अगर आपका जानवर उस कैलिबर का नहीं है ना, आप उसे चाहे सोयाबीन खिला लें, चाहे उसे कंफर्ट के बंदा उस पर रख दें कि जी इसको बस कंफर्ट ही देना है। हाँ, लेकिन अगर उसकी सिलेक्शन नहीं है प्रॉपर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानवर की ब्रीड, हाँ जी, जब तक उसकी जेनेटिक्स नहीं होगी तो परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा मैं अब आपको बात बताता हूँ। मैं एक फार्म पे था कुछ अर्सा पहले, वो मुझे भाईजान मुझे हर मेरी वीडियो को देखते हैं और फिर बाद में मुझे कहते हैं आपने वीडियो में मेरी बात की थी ना। ऐसा ही है। मेरे एक फार्मर है, बड़े प्यारे फार्मर है, मैं ना नाम नहीं लेता किसी का, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ऐसे ना हमारा एक फार्म है ओकाड़े में, तो माशाल्लाह हमारी ये एवरेज है और हम ना सोयाबीन नहीं डालते। डॉक्टर साहब डालते हैं? नहीं। छुप के डालते हो मेरे से? ना ना पक्की बात है? इतने पैसे नहीं है। इतने पैसे नहीं है। क्या पल्ले में मैंने से कहा एक तो जगह पे मैंने कहा है लोगों को कि यार आप ना काउस को चैलेंज करें, 1-8 किलो सोयाबीन डाल दें, लेकिन बात ये जिसकी पहले बगैर सोयाबीन के इतनी एवरेज आ रही है तो उसको क्या जरूरत है। तो बात ये जनाब के वो मुझे कहने लगे फार्मर के यार मेरे एक दो दोस्त और भी हैं, उनको मैंने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल साहब कह रहे हैं ऐसे ओकाड़ा में फार्म है, हम सोयाबीन नहीं डालते और हमारी ना काउस की ये हमारी एवरेज आ रही है। तो वो फार्मर कहते हैं यार ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये एक फार्मर जो ये बात कर रहे हैं ये अपने जानवरों को 4 किलो सोयाबीन डाल रोजाना दे रहे हैं। माशाल्लाह। कितनी? 4 किलो। 4 किलो सोयाबीन डाल रहे हैं, लेकिन उनकी ना एवरेज आप इतनी नहीं है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी देखें बात ये है कि मुझे झूठ बोल के क्या मिलना, ना तो मैं अमेरिकन गायें सेल करता हूँ, ना मैं शिपमेंट लेके आता हूँ डॉक्टर साहब, ना मैं ऑस्ट्रेलियन गायें सेल करता हूँ, ना मैं डच गायें सेल करता हूँ। मुझे आपने कहना फलाने फार्म से सिलेक्शन कर दो, मैंने वहां से कर देनी है। एक ने कहा जेके से करो, मैंने जेके से कर दी। एक ने कहा ईस्टर्न से करो, मैंने ईस्टर्न से कर दी। अपनी पसंद नापसंद को साइड पे रख के हम सिर्फ अच्छे जानवर का इंतखाब करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप एक काम करें, आप आ जाएं, आप अपने जो आपके दोस्त हैं उनको भी साथ लें ओकाड़ा में। मैं कहा आपको रिहाइश भी देंगे, 3 टाइम का खाना भी देंगे आपको, आपकी खातर तवाज़ो भी करेंगे, आप खुद अपने सामने मिल्किंग करवा लें, हमने झूठ बोल के क्या लेना है। ऐसे ही बात है यहाँ पे जानवर की ब्रीड की, कि जानवर की जो नस्ल है वो बगैर सोयाबीन के परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी। और मैं जानता हूं कि जिस दिन डॉक्टर साहब ने इनको किलो का चैलेंज दे दिया सोयाबीन का, तो डॉक्टर साहब जो है बहुत जल्दी अपने इंसेंटिव के पास पहुंच जाएंगे, जो हम इनको पैसे हमें देने पड़ेंगे। मैं चाह रहा हूं कि बगैर सोयाबीन के ये कोशिश करें। ठीक है जी। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सोयाबीन मील की अगर आप फीडिंग करते हैं तो उससे थोड़ी सी ब्रीडिंग पे इफेक्ट आता है। जिन जगहों पे सोयाबीन मील का इस्तेमाल बहुत थोड़ा है या नहीं है, वहां पे ब्रीडिंग के रिजल्ट ज्यादा शानदार हैं। इसके ऊपर ना बकायदा डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल्स भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक तो हमारी सबसे बड़ी वजह होगी कि हमारी ब्रीड जो है अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड हमारी अच्छी है। ठीक है जी। अच्छा, यहां से 3 जानवर मैंने सेल किए आज से साल पहले, गलबन 2-3 गायें गई थी। जी जी। एक गाय गई जनाब सियालकोट में, एक गई पिंडी बटिया में और एक गई थी साउथ पंजाब में। अब वो बंदे बार बार मुझसे राब्ता कर रहे हैं कि ऐसी गाय और दे दो। डॉक्टर साहब सारों ने 40+ दूध दिया वहां जाके, और मैंने सबको कहा, मैंने कहा जी 50 लीटर वाली दी थी और आपने 40 दिया, मैं तो नहीं आपसे राजी। ठीक है जी। वो जानवर ही इतने माशाल्लाह प्यारे थे, इतने खूबसूरत जानवर थे। तो डॉक्टर साहब आगे और क्या वजह है? पहले तो होगी हमारी ब्रीड, दूसरा है जी एनिमल कंफर्ट और मैनेजमेंट। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जानवर को जब तक आप कंफर्ट जोन नहीं देंगे ना, और सर जी बात ही नहीं बननी। मेरी गुजारिश है कैमरामैन से, अगर आप उठ के पीछे बंकर दिखाएं बेटे, और बाएं जरा गायें बैठी दिखाएं। आप देखें ये बंकर की सफाई चेक कर लें आप, बंकर माशाल्लाह बेहतरीन साफ सुथरे हैं। और बाहर देखें खुले मैदान में गायें आराम से याशी कर रही हैं। और ये फीड दिखाएं जी, फीड इनके सामने पड़ी हुई है, कभी ये फीडिंग टेबल खाली नहीं होता। डॉक्टर साहब की खूबसूरती ये है कि डॉक्टर साहब खुद भूखे रह जाएं, लेकिन डॉक्टर साहब जो मिल्किंग हार्ड है, ये पीछे सारा मिल्किंग हार्ड है, इनकी खुरली नहीं खाली होने देते, जो दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ पड़ा रहेगा। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब की दूसरी बात ये है एनिमल कंफर्ट और मैनेजमेंट। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लोग ना जी गायें ले जाते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, बाद में कहते हैं जनाब ये गाय ने तो दूध ही नहीं दिया है जी। तो बात यह है कि गाय ने दूध देना है 4 चीजों पे, खुराक पे, नस्ल पे, मैनेजमेंट पे और अपनी सेहत पे। अब एक गाय ना जी हमारे पास यहाँ बाहर है, ठीक है जी, तो वो बहुत अच्छी गाय है, क्रॉस ब्रीड की गाय है। वो यहाँ पर ना ये जो फार्म के जो ऑनर है ना, उनके चाचे की, हाँ जी, उनके चचा की है। तो ये 60 ही डेर है। तो वो गाय मुझे बड़ी पसंद थी, मैंने कहा यार ये गाय ना मुझे बड़ी पसंद है, ये जब बच्चा देना तो इस शेड के अंदर छोड़ देना, तो ये देखना आपको बड़ा दूध देगी, 30+ की गेम करेगी, आप हैरान हो जाएंगे।
वो गाय ने बच्चा दिया, उसने इतना प्यारा हैवाना बनाया, मैंने रेट लगा दिया गाय का, मैंने कहा जी मुझे आज ही दे दो, पर इन्होंने गाय मुझे नहीं दी। तो डॉक्टर साहब वो गाय शेड के अंदर भी लेकर नहीं आए, उसने सारी गर्मियां बाहर गुजारी, ना पक्खा ना शावर, डॉक्टर साहब ऐसे ही है। और उसको खुरली के साथ बांध के जो है, मेरा साइलेज भी नहीं है, सब्ज चाह रही है, हाँ सब्ज चारा, हल्का फुल्का साइलेज, हल्का फुल्का साइलेज। तो उसने कितना दूध दिया डॉक्टर साहब? 24 से 25 किलो दूध दिया। और वो जानवर क्लियर कट 30+ करने वाला जानवर था। नंबर 2, उस जानवर को अब तक बच्चा दिए कितना अर्सा हो गया? 7-8 माह तो हो गए, हाँ जी ऑलमोस्ट, है ना। और आज उसका नीचे हैवाना मैंने देखा तो मेरे ख्याल हार्डली 10 लीटर दूध होगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि लाम डिस्टर्ब हो गई, लाम दूध की लंबाई नहीं। तीसरा, वो अभी तक गब्बन नहीं हो सकी, उसको भी मैं दवाई रख के हटाऊं। तो बात यह है कि सिर्फ गाय ले लेना मकसद नहीं है, जब तक आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन नहीं देंगे। लोग ना जी हमसे गायें ले जाते हैं, हमारे पास चवाई करवा के ना, बाद में जाके ना पक्खा ना शावर ते किले ते बंद कर देना, तो पानी भी मर्जी ना दिन से 2 रुपये आता है। भाई जानवर को खुला छोड़े, ये पीछे ये गबने हैं, बच्चियां हैं, हमने तो इनको नहीं बांधा, अपनी मर्जी से आती हैं, खाती पीती चले जाती हैं, पानी की खुली छुट्टी है, खाने की खुराक की खुली छुट्टी है। दूध वाला जानवर जिसने दूध देना है उसको आपने बांध दिया, उसको समझ नहीं आ रही मैंने खाना किस टाइम है, मैंने पानी किस टाइम पीना, फिर हम कहते हैं दूध नहीं आता। तो जानवर को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, जानवर बैठे यशी करे, जानवर को लगे वो पिकनिक पे आया हुआ है, मस्ट बी ए हैप्पी एनिमल। शक्ल बताती है जानवर की वो खुश है। वो सामने कहा देखो डॉक्टर साहब केडी लम्मी पे ये जनाब तो बिल्कुल ही यशी कर रही जनाब, जैसे व्हाट्सएप पे किसी गवांडी से गुफ्तगू कर रही है, शी इज लुकिंग वेरी हैप्पी। जानवर की ना शक्ल बता देती है कि जानवर जो है स्ट्रेस्ड है या जो है ना जी वो इस वक्त हैप्पी है। 2 बातें होगी। तीसरी बात है खुराक की, डॉक्टर साहब ने बात की। इस फार्म पे ना डॉक्टर साहब को तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं। एक यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप लिया आज से 4-5 महीने पहले, इन लोगों ने यहाँ पर मिल्क फीडिंग जो थी 5 टाइम कर दी थी डॉक्टर साहब। ऐसे ही है, 5 टाइम फीडिंग करनी थी। डॉक्टर साहब का मुझे मैसेज आया कि डॉक्टर साहब फीडिंग 5 टाइम करनी है, तो मैंने कहा जी अगर तो आप मैनेज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल करें आप। डॉक्टर साहब ने फीडिंग 5 टाइम कर दी, आज तक 5 टाइम फीडिंग हो रही है। और उसका रिस्पांस ये मिला कि जानवरों ने गर्मी के मौसम में भी अच्छा दूध दिया और 25 लीटर से नीचे उनकी एवरेज नहीं आई। ठीक है, ये लाके नहीं आनी, दूसरी लेके बेटा दूसरी ले आओ। 25 से नीचे फ्रिज थल्ले से रख, 25 से नीचे एवरेज नहीं आई और सर्दी के मौसम में एवरेज मजीद बेहतर हो गई है। ठीक है जी, ये ऐसा काउ कंफर्ट होगी, फीडिंग होगी और ब्रीड होगी। क्लोजअप में एनिमल का जो अडर डेवलपमेंट उसको प्रॉपर जो ड्राई टाइम पीरियड है वो देना है, ये भी जरूरी है। अच्छा, एक फार्म पे मैं गया, मैं मिसालें साथ इसलिए देता हूँ कि ये ना सीखने को मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि पंजाबी च कहते हैं ना राह पे जाने थे वाह पे जाने। अब डॉक्टर साहब ने वो काम जो है अच्छे किए होते हैं तो इनको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड से हटके काम करते हैं ना तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो डॉक्टर साहब नहीं जानते। मैं चूंकि फार्म्स पे जाता रहता हूँ, प्रॉब्लमेटिक इश्यूज मुझे मिलते रहते हैं। एक फार्मर से मिला, अमेरिकन काउस का हार्ड मैनोस्कोप देखा, मैंने कहा यार गाइयां तो तोड़ियां बिल्कुल ठीक ने, इनको दूध देना चाहिए, दूध क्यों नहीं देती? वो कहते डॉक्टर साहब जेडी सुन दी है चड्डा ही बना दी, जो बच्चा देती है वो उसका हैवाना नहीं बनता। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये गायों में तो मुझे कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा, ये गाइयां इधर ही होनी है डॉक्टर साहब। मैं कहा यही काउस होती है दूध देती हैं। अभी आप इससे अगर 40-50 लीटर नहीं ले पा रहे, 40-45, तो मुझे तो समझ नहीं आती। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि एक तो क्लोजअप उन्होंने ना जो ड्राई पीरियड था वो कम किया हुआ था, 50 दिन पे रखा हुआ था। तो मैंने उनको बताया, और मैं बार ये बात करता हूं कि अगर आपके पास अमेरिकन काउस हैं, अच्छा दूध करने वाले जानवर हैं, या वो जानवर जिसने लंबा अरसा दूध दिया है, गब्बन जो है आपका लेट हुआ है, उसको ड्राई पीरियड 70-80 दिन का दें, थोड़ा बढ़ा के दें। ठीक है जी, ये हमारे इस फार्म की प्रैक्टिस है। अव्वल तो हम 210 दिन पे खुश कर देते हैं, जो जानवर थोड़ा लंबा चलता है ना उसको पहले फारा कर देते हैं ताकि उसको ड्राई पीरियड ज्यादा मिले, जरा खोल के आए मैदान में और अच्छा दूध आपको दे। तो ड्राई पीरियड जो है जानवर को पूरा देना जरूरी है, और उसके साथ साथ जानवर का क्लोजअप। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, मुझे एक फार्मर का मैसेज आया, डॉक्टर साहब एक क्लोजअप प्रीमिक्स मंगवाया आपसे, तो आप बता रहे हैं कि इसके साथ ना जी वंडा भी देना है, तो ये कहीं गर्म तो नहीं हो जाएगा, खराब तो नहीं गायें हो जाएगी? तो मैंने इसी टाइम कैमरा खोला तो ये जो हमारी क्लोजअप की गायें खड़ी है ना, तो मैंने उनकी वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा यार इनको 6 किलो डाल रहे हैं और ये क्लोजअप भी खाती है, 6 किलो वंडा भी खाती है। मैंने कहा यार हमारी तो नहीं खराब होती। और हम वही चीज आपको बताते हैं जो हम अपने फार्म पे करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किताब खोली अच्छा ऐसे करना है, फार्मर को ऐसे बता दो, नहीं ऐसे तो है ही नहीं है। हम तो वो चीजें आपसे शेयर करते हैं, वो बताते हैं जो हम यहाँ पे करते हैं, जो हम करते हैं वो आपको बता देते हैं।
उसमें फिर जो है ना रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलते हैं। तो क्लोजअप पे जो है ना जी आपका हैवाना, जब तक गाय ने आपका चस्का ना बनाया तो दूध वाली बात उस तरह से नहीं होती। जी डॉक्टर साहब। और जी दूसरा जी, जो ब्रीडिंग की मैनेजमेंट है ना जी, वो इस तरह होनी चाहिए कि एनिमल पे नजर हो, उसको लेट लैक्टेशन में ना जाने दिया जाए। वो कोई इक्का दुक्का केस हो जाता है जो तंग करता है। अदरवाइज आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जी सारे एकदम ड्राई हो जाएं और पीछे वो दूध घटा जाए, ऊपर से उनको प्रेग्नेंट हो जाएं, वो दूध और खुश कर जाएंगे। ये ना बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। मतलब आए इसको ऐसे कर लें, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं। यहाँ पर आके दूध की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सूए यहाँ पर पड़े तो सूए को संभालना मुश्किल होता है। और यहाँ पे अगर जानवर ड्राई भी ज़्यादा हो रहे हों तो फार्म के एक्सपेंसेस निकालना मुश्किल होते हैं। तो आपने जो प्रेगनेंसी अपने हर्ड की करनी है ना, आप देख लें कि टोटल ये जानवर है, ठीक है, इतने ही। डॉक्टर साहब गबन है ये देखो। अब आप देख लें ये प्रेग्नेंट जानवर है, ये जंपिंग कर रहा है, ठीक है जी। कोई नहीं है, ये कर लेते हैं जंपिंग शपिंग, है, टेंशन ना लिया करें आप, ठीक है जी। अच्छा, अब वो जनाब आपने देखना ये है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपके पास कितने मिल्किंग में होंगे, उनकी लैक्टेशन लेंथ क्या होगी, उस वक्त कितने सूए आपके पास पड़े कि आपका फार्म का मामला भी चल जाए, आपकी एवरेज भी डिस्टर्ब ना हो, और बाद में जब मौसम बेहतर हो तो एक मेजर चंक जो है आपके पास काबिल का आ जाए। जैसे अभी हमारे पास अब हर्ड के अंदर देखें तो एक बड़ा तादाद जो है जानवरों की जो फ्रेश है, इन फ्रेश जानवरों की वजह से ही एवरेज बनती है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं आपको कि जब तक आपके पास हर्ड में सेकंड और थर्ड लैक्टेशन के जानवर शामिल नहीं हो जाते ना, तब तक आप एक बड़ी एवरेज लेने में कामयाब नहीं होते। जैसे अभी डॉक्टर साहब को हम 35-36 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सेकंड लैक्टेशन के जानवर भी हैं, इनके पास थर्ड लैक्टेशन के जानवर भी हैं। पहले सूए में जिसने 35 किया था वो अब सेकंड लैक्टेशन में 40-45 को हाथ लगा रही है, ठीक है जी। जिसने पहले सूए में 30 किया था वो सेकंड लैक्टेशन में 37-38 को हाथ लगा रही है। तो जब आपके पास मिक्स्ड लैक्टेशन के जानवर होते हैं, पहले सूए का भी है, सेकंड लैक्टेशन का भी है और थर्ड लैक्टेशन का भी है, फिर आपकी जो है एवरेज बेहतर होती है। डॉक्टर साहब हमारी जो बच्चियां हैं जी तो पीक प्रोडक्शन कहाँ पे जा रही तकरीबन? हमारी एक जो 17 नंबर है वो तो नहीं, ओवरऑल क्या हम 30 पे खड़े हैं, क्या आप 35 पे खड़े हैं, क्या 40 पे खड़े हैं? 34 to 36 एवरेज का है। 34-35 कर जाती हैं 36 आराम से। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है हीफर्स की वो ये है जी, 34-35 का एवरेज बता रहा हूँ, वरना इससे तगड़ी भी हैं वो, मतलब के 51-52 तक भी अच्छी हैं। इक्का दुक्का पीस आ जाते हैं डॉक्टर साहब, बहुत रेयर पीस हैं, ऐसे ही। लेकिन 34-35 आप कह सकते हाँ हैं। जी, कुछ 40 वाली भी हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट ये है, हम ब्रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, सीमन सिलेक्शन पे हमारा जोर है। हम ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट हमारी जो प्रोजनी है हमने इसको 40 लीटर पे लेके जाना है इंशाल्लाह पहले सूबे के अंदर। और हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह अजीज 2026 का टारगेट जो है डॉक्टर आबिद साहब को ये है कि हमने यहाँ पर फिर ओवरऑल जो अपनी हर्ड की एवरेज है वो हमने 40 पे लेके जानी है। जो अभी आपको 35 का टारगेट दे रहे हैं वो टारगेट डॉक्टर साहब आपके लिए हमने 40 पे सेट कर देना है, और फिर डॉक्टर साहब हम आपकी सैलरी भी डबल कर देंगे इंशाल्लाह। सैलरी होना इस कच्चा पा ही रहना कच्चा पा के लग जाना इन्हां दे पिछू ब्रीडिंग। लेकिन मुझे एक परेशानी है डॉक्टर साहब, परेशानी ये है डॉक्टर साहब कि अब आपकी शादी होने वाली है अनकरीब, इंशाल्लाह। शादी के बाद ना डॉक्टर फार्म पे टिकते कोई नहीं डॉक्टर साहब, नाचनोस जाते हैं। ऐसे ही तो आप भी ऐसे करें? नहीं, ज्यादा ना ही टिके थे कि गेड़ी तो लाजमी है जी रात दी गेड़ी लाई आ गया। क्या अल्लाह इसका, आप क्या करेंगे शादी के बाद? ये है कि अभी तो बताऊं डॉक्टर साहब ने घरों कटे ने, ठीक है जी। डॉक्टर साहब घर नहीं जाते, हालांकि मैंने इनको कई दफा कहा है कि यार घर जाया करो, ये फार्म पे बैठे रहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहब हर महीने जाया करें, माँ बाप का हक है इनके ऊपर, ऐसे ही बहन भाइयों का हक है। और मैं आप जो डॉक्टर मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ घर में जरूर जाया करें, इससे आपकी एनर्जी बहाल होती है, आप फ्री फ्रेश हो जाते हैं और माँ बाप का हक भी है। अभी तो खैर डॉक्टर साहब नहीं मानते, डॉक्टर साहब 3-3, 4-4 महीने पड़े रहते हैं यहाँ पे। शादी होनी तो डॉक्टर साहब ने हर हफ्ते बाद दरखास्त दे करनी है तो क्या कहते हैं वो जो एप्लीकेशन फॉर लीव एप्लीकेशन, तो लीव एप्लीकेशन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क डॉक्टर साहब ने हर हफ्ते क्या करना है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो फिर डॉक्टर साहब उसमें कैसे हम 40 को मैनेज करेंगे फिर? नहीं, वो इंशाल्लाह तब तक कोई साथ में हेल्पर वगैरह हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब तुसी हेल्पर लबोगे? नहीं, ਆਪਾਂ भी इंशाल्लाह जा लांगे, लेकिन ये है कि कोई नहीं, मेरी गेड़ी ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ये बात कर क्यों रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है, ये सीखने की बात है। मेरा एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, वो एक फार्म पे बड़ा अच्छा बेहतरीन काम किया उसने डॉक्टर साहब, वो दूर से था फार्म से,
ही वांटेड टू मूव नियर टू हिज हाउस, वो चाहता था मैं घर के पास चले जाऊं, तो फार्म पे वो चाहता था मुझे रिहाइश मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी, तो फिर वो अपने एरिया के पास किसी फार्म पे चला गया। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि फार्मर से गुजारिश ये है कि आप लोग अगर आपके फार्म पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं और अभी वो बैचलर हैं, कवारे हैं, तो आप ना आज से ही उनका ज़हन बनाएं, डॉक्टर साहब का भी और आप अपना भी ज़हन बनाएं। अपने फार्म पे कोई रिहाइश का बंदोबस्त करें। एक डॉक्टर साहब के लिए जो है ना जी, एक बिल्कुल फार्म के नज़दीक या फार्म के अंदर ही अलग करके आप डॉक्टर साहब को एक 2 3 4 कमरे और एक थोड़ा सा बरामदा टाइप को फैमिली को वहाँ रख सकें, ताकि वो अगर फैमिली आ जाती है फिर तो डॉक्टर साहब फार्म से नहीं जाते हुए, फिर की करना हाँ फिर ये जाना है। तो डॉक्टर साहब जो है वो आपके पास ना लंबा अरसा टिकेंगे, ज्यादा अरसा काम करेंगे और वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। और कुछ चीज डॉक्टर साहब? बस बाकी जो छोटे मोटे मामलात हैं, इधर कह लें कि फीडिंग का इस तरह ख्याल करे, ऐसा ना हो कि रोज दूसरे दिन साड़ू जानवर दूध उड़ा जाए या फिर दूसरे दिन जानवर सर्वेलेंस है। हाँ जी, सर्वेलेंस है जी, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप, मुझे एक फार्मर ने रात उससे रब्ता किया और मुझे कहने लगे कि यार आप ना हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन दे दो, पैसे बताओ क्या लोगे। हाँ जी, अस्सलाम भाई, यार रावलपिंडी के फार्मर कालबन। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें बात ये है कि डेयरी में कंसल्टेशन से ना उतना अफाका नहीं होता, ऐसे ही। ठीक है। जब तक आपकी टीम फार्म पे इफेक्टिव नहीं है तब तक मजा नहीं आएगा। क्यों? एक गाय है मिसाल के तौर पे, डॉक्टर साहब तो 3-4 साल तो हो ही गए ने कम कर दिया। ऐसे ही। अब आप ये जानते हैं कि ये गाय जो वलैती गाय है, इसको टाइम पर ट्रीट कर दिया तो ठीक है, जो 4-5 दिन लेट हो गई ना, ये फिर लंबी है, ये फिर आपके काबू नहीं आती। ऐसे ही। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब की कैपेबिलिटी है, वो किस जानवर को किस टाइम पे डायग्नोज कर पाते हैं। अगर डॉक्टर साहब ने किसी केस की तशखीस टाइम पे कर ली, मैं जो भी इलाज बताऊंगा उसका एक अच्छा उसकी रिकवरी आएगी। अगर डॉक्टर साहब मुझे 4 दिन बाद बताते हैं चलो बिल्कुल ही गां बह गई, जब देखा उन कम पै गया, तो फिर वहां पर जो है ना ट्रीटमेंट का उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता। मैंने कहा जी तशखीस के ऊपर और आपके ऑब्जर्वेशन पे है, ये मेरी कंसल्टेशन तब तक आपको फायदा नहीं देगी जब तक आपकी टीम की ऑब्जर्वेशन और डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं है। तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा जी आप मुझे ऑनलाइन जो है वो आप मुझे पे पैकेज पे ना रखें, कभी कभार आपको जरूरत पड़े तो आप बेशक वैसे डिस्कस कर लें, वो आपके लिए टोटल फ्री कर देंगे, हम उसके चार्जेस नहीं लेते। और इसके चार्जेस मैं इसीलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में जब तक टीम वहां पर मौजूद नहीं है तब तक उसका फायदा ही कोई नहीं है। तो ये जी डेयरी के कुछ बुनियादी असूल हैं, ठीक है जी। हम बार बार इन पे बात करते रहते हैं। लोग गायें ले आते हैं और यकीन करें ऐसी खूबसूरत गायें मैंने देखी हैं डॉक्टर साहब, दूध नहीं होता, यकीन करें बड़ा दुख होता है। अक्सर लाइल्मी में मारे जाते हैं, ला इल्मी में मारे जाते हैं, और ऊपर से जो उनका गाइड करने वाला कोई नहीं होता प्रॉपर। ये सबसे बड़ा मसला है। एक तो हमारे जो लोग हैं ना जी, जब आपके इलाके में कोई जानवर, एक बात बताएं डॉक्टर साहब ना, कोरोना की गाँव वाला है, ऐसे ही करोड़ों की गायें आप लोग ले आते हैं, तो क्यों एक अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं लेके आते? सवाल ये है। नॉर्मली बहावलपुर का एक फार्मर था डॉक्टर साहब, 3 साल पहली बात है, अमेरिकन काउस ले आया, मुझे कहता डॉक्टर साहब गायें ना मेरी कापी बन गई है, ऐसे ही। बिल्कुल बारीक और बिल्कुल उनके ना हड्डियों के ढांचे बन गए हैं, बच्चा दिए 25 दिन 20-25 दिन हुए हैं। मैंने कहा यार ये कैसे अब मुमकिन है? मेरे दिन में वही बातें चल रही थी कि क्लोजअप नहीं दिया होगा, ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा। जब मैं मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि जानवरों ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद जी उनका वंडा नहीं दिया। मैं क्यों नहीं दिया? वो जी वो कहते हैं जी गर्म होता है। BCS अब मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ये गायें खड़ी हैं आपके पास, आप इनको बच्चा देने के बाद 20 दिन वंडा ना दें, इमेजिन करें काफी। अब ये देखें जी, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान। तो याद रखें कि कारोबार करने से पहले उसको सीख लें। इसके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखे हैं। आप लोगों ने जिन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना टाइम निकालें, सीखें और अच्छे अंदाज से करें ताकि ये पैसे जो हैं आपके ज़ाया ना हो। वरना ये गायें जो हैं ये अच्छे मैनेज्ड फार्म्स पे 30, 32, 35 की एवरेज भी दे रही हैं, और यही गायें जहां पे फार्म प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है वहां पे 15, 16, 18 की एवरेज भी दे रही हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह के आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।